जल्दी जल्दी गिन लो, नारुतो ने अब तक 7 खूबसूरत लड़कियों को किस किया है। सच कहें तो इस लड़के की किस्मत ऐसी है कि देखकर जलन होना लाजमी है। जानते हो वो कौन कौन है? पहली, फुका 5 अलग अलग तत्वों की तकनीक इस्तेमाल करने वाली, खूबसूरत भी और बेहद ताकतवर भी, एक प्रॉपर फीमेल एंटागोनिस्ट। फुका की खूबसूरती पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं, जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। इतना ही नहीं, उसने नारुतो को बड़ी शालीनता से चॉइस भी दी, फ्रेंच या सॉफ्ट। बेचारा वहीं खड़ा खड़ा शर्म से लाल हो गया। और यहाँ मैं बस इतना कहूंगा, चॉइसेस बच्चे करते हैं, एडल्ट्स सीधे ऑल इन जाते हैं। साफ कहा जाए तो फुका वो थी जिसने अब तक नारुतो को सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से किस किया। ऐसा लगा मानो गॉसिप करते करते सांस तक खिंच गई। पूरा चुस्स चुस्स वाला सीन। एक्सपीरियंस सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन सच ये है कि नॉलेज की कमी भी साफ झलकती है। हमने तो बस फायर कपिंग सुना था, ये मड कपिंग भी कोई चीज होती है। असल में ये खूबसूरत दिखने वाली महिला अपने असली रूप में मिट्टी से बनी एक पपेट थी। वो एंजल सा चेहरा और डेविल सा फिगर सब मिट्टी से बनाए गए थे। इसीलिए किस के बाद नारुतो पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गया। भाई, लिप्स इतने शाइनी क्यों हैं? वैसे भी पहले ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, प्रैक्टिस की कमी साफ दिखी। लेकिन ये किस जितनी यूनिक थी उतनी ही डेंजरस भी, क्योंकि फुका की ये टेक्निक असल में चाक्रा ड्रेनिंग किस थी, जिसमें सामने वाले की चाक्रा चूस ली जाती है। यही वजह थी कि वो 5 नेचर ट्रांसफॉर्मेशंस इस्तेमाल कर पाती थी। अगर नारुतो के पास कुरामा का प्रोटेक्शन नहीं होता तो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी बचाने नहीं आ पाते। ईमानदारी से कहें तो ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग विमेन के साथ कैजुअल इंटरेक्शन वाकई जानलेवा हो सकता है। दूसरी, सुनादे सुनादे का केस आम लोगों से 3 गुना ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उनके किस के साथ सीधा डीबफ अटैच होता है। जिसके माथे पर उन्होंने किस किया और जिसने उनका हार पहना वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। अभी अभी फ्लैग लगाया और अगले पल गेम ओवर। पूरा सीन ऐसा कि शहनाई बजी नहीं कि लाशें रेडी। लेकिन ये कर्स नारुतो पर काम नहीं आया। आखिर वो मेन कैरेक्टर है, अगर वो भी मर जाता तो कहानी आगे चलती कैसे? हालांकि उस पर हार प्लस किस प्लस डेस्टिनी तीनों का कॉम्बो लगा था और कर्स टेक्निकली एक्टिवेट भी हुआ, लेकिन डैमेज लिमिटेड रहा। नारुतो वर्ल्ड में सर कट जाना भी माइनर इंजरी माना जाता है। थोड़ा सिलाई पट्टी और फिर से रेडी फॉर बैटल। इसी तरह नारुतो चमत्कारिक रूप से बच गया। उसने न सिर्फ सुनादे की शर्त जीती, बल्कि वो हार बाद में काफी काम भी आया। लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में बस थोड़ी दूर तक साथ देती हैं। जब उसने अपने प्यार को खोते देखा तो गुस्से में आकर उसने हार तोड़ डाला। जानबूझकर या गलती से ये कोई नहीं जानता। वैसे भी आगे चलकर उसे उस हार की जरूरत नहीं रही। उसका पावर लेवल कहीं ज्यादा ऊपर जा चुका था। तीसरी, इस एरेबी। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये किस नहीं थी, बल्कि आर्टिफिशियल बॉन्डिंग कहना ज्यादा सही होगा। जैसा कि सब जानते हैं, स्पेशल पावर यूजर्स पानी में डूब जाते हैं। इस एरेबी ने न सिर्फ नारुतो की जान बचाई, बल्कि उसके लिए दिल से खाना भी बनाया। जैसा कहते हैं, एक वक्त का एहसान जिंदगी भर का कर्ज बन जाता है। तो इस एरेबी की परेशानी नारुतो ने अपनी जिम्मेदारी मान ली। उसका लुक थोड़ा मरमेड जैसा था और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उसमें एक वाइल्ड ब्यूटी बनी रहती थी। लेकिन फायर आइज वर्ल्ड के आम लोग अक्सर बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। इस एरेबी के गांव में उसे मॉन्स्टर कहा जाता था। बच्चे तक पत्थर मारते, गालियां देते और नाम लेकर चिल्लाते थे। ऐसे बेवकूफाना, खुद को डेंजर में डालने वाले बिहेवियर को हमारी भाषा में कहें तो या तो हद से ज्यादा नादान या फिर पूरी तरह बेखबर। अच्छी बात यह रही कि ये सब नारुतो के सामने हुआ। बाद में इस एरेबी को कोनोहा लाया गया ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। आखिरकार पूरे निंजा जगत में कोनोहा का अस्पताल सबसे बड़ा है। कोनोहा का मेडिकल सिस्टम ऐसा था कि चाहे वो ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट्स हों या खुद ओरोचिमारू सामने आ जाए, उन सभी को इलाज करने के लिए सुनाडे की जरूरत है। चौथी, कोयुकी काज़ाहना एक बेहद खूबसूरत महिला और साथ ही एक प्रिंसेस जो नारुतो की फैन भी बन चुकी थी। शुरुआत में उसकी पहचान एक एक्ट्रेस के तौर पर हुई, एक मूवी में स्नो प्रिंसेस का किरदार निभाते हुए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो कोई एक्टिंग नहीं थी। असल में वो सचमुच लैंड ऑफ स्नो की राजकुमारी थी। हालांकि वो अपने देश वापस नहीं जाना चाहती थी। बचपन की कड़वी यादें, सत्ता की साजिश और अपने ही तख्त से बेदखल किया जाना, इन सब ने उसके मन में गहरा डर बैठा दिया था। ऐसे मामलों में हमारे हीरो की स्पेशलिटी क्या थी? एग्जैक्टली, इमोशनल हीलिंग। टीम 7 ने न सिर्फ विलेन को हराया, बल्कि कोयुकी काज़ाहना को अपने डर से बाहर निकलने में भी मदद की। शुक्रिया अदा करने के लिए उसने नारुतो के सोते वक्त उसकी हेडबैंड चुपचाप ले ली और बदले में एक रेयर साइंड फोटो छोड़ दी। दुर्भाग्य से नारुतो उस समय गहरी नींद में था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। 5वीं, ryujetsu एक लॉन्ग आर्क कैरेक्टर। ईमानदारी से कहूं तो पहली बार देखकर मुझे लगा ये कोई भाई साहब होंगे, लेकिन जब डिस्गाइज हटा तो सामने आई एक बेहद खूबसूरत महिला। ryujetsu का
एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, अर्ली रोमांस का क्लासिक एग्जाम्पल। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस लड़के को उसके ही पिता की गलती का शिकार होना पड़ा और वहीं से ryuzetsu की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक पल की लापरवाही में उस पिता से अपने ही बेटे की जान चली गई। इसी के बाद ryuzetsu ने फैसला किया, अपने प्रेमी की मौत का बदला उसके पिता से लिया जाएगा। मंजर सच में बड़ा आयरॉनिकल था। पिता का पछतावा और बेटे की मौत, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। बाद में उस पिता को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने बहुत हाथ पैर मारे, यहाँ तक कि 6 पाथ्स के द्वार की एक बेहद कीमती शक्ति तक को छेड़ दिया। लोगों को लगा वो दुनिया तबाह करने वाला है, लेकिन असल मकसद सिर्फ एक था, अपने बेटे को जिंदा करना। इस पूरे तमाशे का अंत और भी ज्यादा ड्रामेटिक निकला। बेटा जिंदा तो हुआ, लेकिन उठते ही अपने ही पिता पर वार कर दिया। इस दर्द को शायद नारुतो सबसे बेहतर समझ सकता था। आखिरकार मुख्य दुश्मन को हरा दिया गया, लेकिन नारुतो और ryuzetsu दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। अपनी आखिरी सांसों में ryuzetsu ने अपने कबीले की फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल की, लाइफ रीबर्थ जुत्सु। अपनी जान की कुर्बानी देकर उसने नारुतो को वापस जिंदा कर दिया। इस टेक्निक का इफेक्ट कुछ हद तक रीबर्थ जुत्सु जैसा लगता है, लेकिन पूरी तरह वैसा नहीं। यहाँ कास्टर को अपनी जान देनी पड़ती है ताकि दूसरा इंसान जिंदा रह सके। यही फर्क इसे बाकी रीबर्थ टेक्निक से अलग बनाता है। सीधा सा कहें तो मर्द देखें तो सन्न, औरत देखें तो आंखें भर आएं। छठी, साकुरा। यहाँ भी टेक्निकली कोई रोमांटिक किस नहीं था, ये बस इमरजेंसी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन थी, बिना भावना, बिना एहसास। नारुतो और साकुरा की बॉन्डिंग शुरू से ही काफी फ्रैगमेंटेड रही। एक समय पर नारुतो को वही सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उसकी इमोशनल लाइन पूरी तरह उलझ गई। कभी हिनाता का हाथ थाम लेता तो कभी अपने पिता से कह देता कि साकुरा ही उसकी गर्लफ्रेंड है। पूरी सिचुएशन एक कंफ्यूज्ड प्रोटैगनिस्ट जैसी लगती थी। हालांकि क्रिएटर खुद मानते हैं कि उन्होंने रोमांस को ज्यादा गहराई से नहीं लिखा, लेकिन फिर भी कुछ रिलेशनशिप्स काफी अच्छे से पोर्ट्रे हो गए। 7वीं, हिनाता नारुतो की ऑफिशियल पार्टनर। रोमांस की कमजोर राइटिंग की वजह से इन दोनों को एक साथ लाने के लिए काफी लंबा बिल्डअप करना पड़ा। इसी से मूवी टाइमलाइन की शुरुआत हुई। कहानी का समय 4th निंजा वॉर के करीब 2 साल बाद का है। हैरानी की बात ये कि इतना सब होने के बाद भी हिनाता तब तक नारुतो के करीब नहीं आ पाई। ये टाइमलाइन अपने आप में काफी अजीब लगती है। वॉर के दौरान कन्फेशन हुआ, हाथ पकड़े गए, सब कुछ साफ था, फिर भी 2 साल का गैप। अच्छी बात ये रही कि टोनरी की एंट्री ने इस रिश्ते को जरूरी पुश दे दी। जब कंपटीशन आया तब नारुतो को समझ में आया कि हिनाता उसके लिए कितनी अहम है। इतनी खूबसूरत लड़की अगर वक्त रहते घर न लाओ तो कोई और ले जाएगा। पूरी दुनिया परेशान थी, बस नारुतो को जल्दी नहीं थी। आखिरकार दोनों एक हुए, शादी हुई और बच्चे भी हुए। हालांकि मैरिड लाइफ की डिटेल्स ज्यादा दिखाई नहीं गई, जिसकी वजह से फैंस को खुद इमेजिनेशन चलानी पड़ी। और आखिर में जिसे ब्यूटी कहना भी कम पड़े, लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत वो इंसान रिजेगन उचिहा सास्के, क्योंकि नारुतो का पहला किस उसी के नाम था। इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी इंटेंस थी कि अगर सास्के लड़की होता तो कहानी पूरी तरह अलग होती। हर बार जब नारुतो उस दौर को याद करता है तो इमोशंस फूट पड़ते हैं, आंसू, दर्द, सब कुछ। यही थी नारुतो की जिंदगी में एक किस से जुड़ी सारी अहम शख्सियतें।